नमस्ते प्यारे बच्चों, माई सेल्फ विपुल कुमार परेवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के अंदर इकोलॉजी के पोर्शन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर पॉल्यूशन, अर्थात नदियों के अंदर जो प्रदूषण होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कल आपको झील एवं जलाशयों के अंदर प्रदूषण के ऊपर बात की थी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिवर पॉल्यूशन का है, अर्थात जो लगातार बहने वाली नदी है। हमने इसको 3 टॉपिक में बांटा था, एक रुका हुआ जल, एक बहता हुआ जल और एक समुद्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहता हुआ जल, रिवर पॉल्यूशन। अब बहते हुए जल की यदि हम बात करें तो यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो जो सबसे बड़ी नदी है वो है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी, भागीरथी, गंगा, इसके कई नाम हैं और इसके साथ इसकी कई इतिहास भी इसका इतना ब्रॉड है कि यदि हम बात करें तो संभव ही नहीं हो पाएगा इसके क्षेत्र के बारे में बात करना। गंगा के यदि ओरिजिन के बारे में बात करें कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से कहाँ तक इसका फैलाव है, प्रारंभ क्या है और अंत क्या है। सबसे पहले हिंदू धर्म सभ्यताओं के अनुसार गंगा नदी को गंगा नदी न मानकर एक वरदान माना जाता है, जिसमें जो इसकी धार्मिक मान्यताएं हैं वो धार्मिक मान्यताएं इतनी प्रगाढ़ हैं कि लोग बाग इसको नदी न मानकर इसको साक्षात देवी के रूप में पूजते हैं, गंगा माता या गंगा देवी। आज का मेरा टॉपिक इंटरेस्टिंग है, चूंकि हमारे रिलीजियस के भी इसके अंदर फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम डीप में जा सके। सबसे पहले इसके उद्गम की यदि हम बात करते हैं तो उद्गम में देखिए एज ए जोग्राफिकल व्यू, जोग्राफिकल व्यू हम बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ और एक है उत्तरकाशी जो कि उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड पहले यूपी के अंदर था, लेकिन इसको तोड़कर एक स्वतंत्र अलग राज्य बना दिया गया। अब देखिए जो बद्रीनाथ है इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा, और केदारनाथ से जो निकलती है उसका नाम है मंदाकिनी, और उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर से या गोमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। मैं आपको अलग अलग एंगल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं और इनको बताना चाहता हूं कि गंगा नदी एक नदी ना होकर इसकी कई सहायक नदियां होती है। ये पहले जो मंदाकिनी है वो आके मिलती है अलकनंदा के अंदर, ये मिल गई साहब अलकनंदा के अंदर। क्योंकि अलकनंदा की डेप्थ ज़्यादा है और ये विशाल है तो ये नाम अलकनंदा ही चलता है, मंदाकिनी का नाम यहाँ तक ही चलता है और यहाँ पर ये प्रयाग बनाते हैं। अब ये आ जाती है इधर से गंगा नदी। जो ही गंगा नदी इससे मिलती है, इस नदी का अब नया नाम निकल के आ जाता है गंगा। सही मायनों में यहाँ तक नदी भागीरथी है और जो ही ये इससे मिल जाती है तब उसका नया नाम गंगा आ जाता है। गंगा नदी जिस जगह पर मिलती है इस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग स्थल पर यह अलकनंदा नदी से मिल जाती है। चूंकि इसका जो डेप्थ है वो ज़्यादा है, फलस्वरूप ये नाम ही इसका फॉलो होता है और अलकनंदा का नाम यहाँ से मिट जाता है। अब इस नदी का नाम हो गया गंगा नदी। गंगा नदी यहाँ से बहती हुई अभी तक ये चल रही है हिमालय की पहाड़ियों के अंदर। अब ये आ जाएगी मैदानी भाग हरिद्वार में। हरिद्वार वहाँ से होती हुई यूपी के काशी, बनारस, पटना, कई इलाकों में होती हुई बिहार राज्य में पटना में घुस जाएगी और बाद में ये पहुँचती है पश्चिमी बंगाल के पास में। पश्चिमी बंगाल में जाने के बाद गंगा नदी का यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाती है। ये एक बड़ा भाग जाता है बांग्लादेश को, इसका जो एक बड़ा भाग है वो जाता है बांग्लादेश में और इस नदी का नाम वहाँ पर पद्मा नदी हो जाता है। बांग्लादेश में इसको गंगा नाम न रखकर इसका नया नाम रखा गया है पद्मा नदी। यहीं पर हिमालय से एक नदी आकर और मिलती है ब्रह्मपुत्र से, सॉरी हिमालय नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी
जो है उसकी एक सहायक नदी आकर इससे मिलती है और ये इसको और विशाल बना देती है। पश्चिमी बंगाल के अंदर कोलकाता वह हावड़ा के पास में एक जगह है जिसे हम गंगा सागर कहते हैं। गंगा सागर के पास में ही ये जो अपनी गंगा नदी है ये यहाँ पर आकर बे ऑफ बंगाल से जुड़ जाती है। बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। अब ये यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है, डेल्टा। अब आप कहोगे साहब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है जब स्वच्छ जल की नदी किसी समुद्र में जाके खुलती है या मिलती है तो उसके मिलने के स्थान पर वो किस प्रकार से मिल रही है। देखिए एक त्रिभुज जैसी संरचना बनती है। जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी है, अब ये गंगा नदी आकर इस तरीके से फैल रही है और यहाँ पर ये समुद्र है, तो एक त्रिभुज जैसी संरचना, आप जैसे मेरा चौक चल रहा है आप देख सकते हैं, एक त्रिभुज जैसी संरचना बनती है तो ये संरचना कहलाती है डेल्टा। वहां पर हुगली नदी का जो डेल्टा है ये डेल्टा मैंग्रोव वनस्पति से फुल होता है। मैंग्रोव, इस जगह को पर्टिकुलर सुंदरबन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा सुंदरबन के अंदर, सुंदरबन के अंदर ये जो दलदली स्थिति होती है, दलदल रहता है यहाँ पर, और यहाँ का जो वनस्पति जात है, जो जीव जात है, वो अन्य जगह से डिफर पाया जाता है। इस जगह जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रियल बंगाल टाइगर। आपने बंगाल टाइगर का नाम सुना होगा। टाइगर के अंदर सबसे अच्छी नस्ल जो होती है वो हमारी बंगाल टाइगर, वो सुंदरबन के अंदर ही पाई जाती है। जो इसका प्रोजेक्ट भी है वो यहाँ पे चलता है। अभी तक आपने जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन गंगा नदी का देखा है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि गंगोत्री से चालू होकर ग्लेशियर से एट द लास्ट बे ऑफ बंगाल के अंदर इसका मिलना। अब ये जगह जगह जिस जिस क्षेत्र से गुजर रही है वहाँ वहाँ उस क्षेत्र को ये विशिष्ट आयाम प्रदान कर रही है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात करते हैं गंगा का प्रदूषण। यदि मैं इसके फैलाव की बात करूं तो लगभग 2510 किलोमीटर पे 2510 किलोमीटर का इसका बहाव क्षेत्रफल है। और गंगा का जो बेसिन है, जो किनारे हैं दोनों तरफ के, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होते हैं। विश्व की लगभग 8% जनसंख्या, कितनी? 8% विश्व की गंगा के बेसिन पर निवास करती है। अर्थात जो गंगा बेसिन है, जो दोनों ओर के किनारे हैं, उन किनारों पर विश्व की लगभग 8% जनसंख्या निवास का काम करती है। वहीं पर खेती बाड़ी, वहीं पर खाना वगैरह, ये सारी चीजें वहाँ चलती है। अब सबसे पहले गंगा का प्रदूषण, पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। जो गंगा नदी है उसके पॉल्यूशन कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले है सीवेज। गंगा के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि गंगा विश्व में भारत की सबसे महान नदियों में से एक है। ये हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन बदले में हम जो इसको दे रहे हैं वो केवल एक ही चीज़ है, वो है पॉल्यूशन, प्रदूषण। हम इसको किस प्रकार से दे रहे हैं? सबसे पहले हम देखिए सीवेज की यदि मैं बात करूं तो यदि मैं कानपुर की बात करूं, कानपुर के अंदर कई नाले ऐसे हैं पर्टिकुलर जिनको सरकार ने भी चिन्हित कर रखा है कि हाँ साहब ये नाले इसको प्रदूषित कर रहे हैं। इनका पूरे शहर का सीवेज आकर गंगा नदी के अंदर ओपन होता है और ये सीवेज इतनी भारी मात्रा में है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि पूरे शहर की जो सीवेज की लाइन है वो आकर इसको ओपन करती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट की यदि हम बात करें तो कानपुर को ही ले लेते हैं वापिस। ऐसे तो बहुत उदाहरण है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ही ले लेते हैं। कानपुर के अंदर चमड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है, कानपुर के चमड़ा। तो कानपुर के जो चमड़े के संयंत्र हैं, जो फैक्ट्री है, जो टैनरी है, ये टैनरी अपने सारे अपशिष्ट पदार्थों को सीधा गंगा के अंदर ओपन करती है। बिल्कुल सत्य बात है, फैक्ट बात है। कानपुर का जो चर्म उद्योग है, चमड़ा, जिससे चमड़े से संबंधित जितनी भी चीज़ें बनती है, उनका जो लास्ट का जो गंदा पानी होता है, अपशिष्ट मल होता है, सॉरी पानी होता है, वो पानी गंगा रिवर के अंदर छोड़ा जाता है।
ये जो गंगा रिवर को प्रदूषित करने का एक बड़ा कारण भी है। नेक्स्ट है धार्मिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यताएं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें धर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सारा काम है जो धर्म से संबंधित है। यहाँ जानवरों को भी माता की संज्ञा दी जाती है, आपको पता है गाय माता है हमारी। उसी प्रकार नदी जो है इसको भी देवी का स्वरूप माना जाता है। मैं आपको बताऊं कुछ किंवदंतियां इसके लेकर बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसे कहते हैं कि राजा भागीरथ थे, उनके जो परिवार वाले थे वो किसी शाप की वजह से सब मर गए थे, तो उनकी मुक्ति के लिए भागीरथ जी ने भगवान शिव और ब्रह्मा की घोर तपस्या की, जिसके आशीर्वाद के फलस्वरूप गंगा नदी को पृथ्वी पर भेजा गया। लेकिन गंगा का प्रवाह इतना तेज था कि सारी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी, तो भगवान शिव ने अपनी जटा के अंदर गंगा माता को बसाया और वो गंगा माता शिव जी की चोटी से निकलकर फिर पृथ्वी पर आई। इस प्रकार की मान्यता इसके अंदर है। अब दूसरा, गंगा नदी के लिए ये कहा जाता है, देखिए गंगा नदी के स्नान को पुण्य का स्नान माना जाता है। कहते हैं कि आपके जीवन काल में जितने भी पाप हैं, दोष हैं, आपने जो भी पाप किए हैं वो सब गंगा में स्नान कर लो, सब आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब साहब वो जो स्नान करने जाते हैं तो वो स्नान तो करते हैं, प्लस अपने जो भी गंदगी वहाँ करते हैं वो गंगा को सीधे सीधे प्रदूषित करती है। इसी के अंदर एक चीज और है, शमशान घाट। काशी बनारस के अंदर बहुत सारे घाट है, जगह जगह घाट बना रखे हैं। उनमें से एक दो घाटों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक है राजा हरिश्चंद्र घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट, और एक है मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। ये दोनों घाट है। इन दोनों घाटों की ये विशेषता है कि यहाँ पर चिताएं जलती है, शमशान घाट की तरह चिताएं जलती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने ये कहा है कि जिसकी भी चिता इन घाटों पर जलेगी उसको तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपको यकीन नहीं आएगा, मणिकर्णिका जो घाट है इस पर चिता कभी बुझती नहीं है। एक चिता जली वो ठंडी नहीं होगी, उससे पहले दूसरी चिता। अब उस क्षेत्र के लोगों के अंदर ये धार्मिक मान्यता बनी हुई है कि साहब वहाँ पर यदि अंतिम संस्कार किया जाएगा तो उस अंतिम संस्कार के फलस्वरूप उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब वो उसको वहाँ जलाते हैं तो लकड़ी, कई बार अर्ध जला शव होता है, मान लीजिए किसी कारणवश जला नहीं है पूरा और मान लिया गया कि आशा पूरा है, तो उसको भी गंगा नदी के अंदर छोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पर प्रदूषण का स्रोत बनती है। हरिद्वार की मैं बात करूँ तो हरिद्वार में आप लोगों को अच्छे से पता है, आदमी के मरने के बाद में उसकी जो अस्थियाँ हैं वो कलश में लेकर वहाँ पर कर्मकांड के लिए जाते हैं। वहाँ पर तर्पण किया जाता है, केस लोच होते हैं, बाल काटे जाते हैं, वो सब गंगा के अंदर प्रवाहित कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट रूप में आप धर्म के साथ साथ वहाँ पर प्रदूषण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है कि आपकी आस्था है, भाई जिसकी धार्मिक आस्था उसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो चीज़ भी शुद्ध रहे। जब गंगा को हम अपनी माँ मान के चल रहे हैं कि गंगा हमारी माँ है, तो फिर हम माँ को ही गंदा क्यों कर रहे हैं वहाँ जाके? तो थोड़ा सा इसके बारे में देखना चाहिए। इस प्रकार से प्रदूषण का जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट कौन कौन सा है, ये तो हमने बात की कि पॉल्यूशन किस हिसाब से चल रहा है और क्या हो रहा है। अब देखिए पॉल्यूशन का जो इफेक्ट है, पॉल्यूशन के इफेक्ट में सबसे पहले यूट्रोफिकेशन, मैं आपको विगत वीडियो में बता चुका हूँ। सुपोषण के फलस्वरूप वहाँ पर्टिकुलर पोषक पदार्थों की अधिकता हो जाएगी, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, बीओडी और सीओडी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है रसायनों का आकर मिलना। मान लीजिए फैक्ट्रियों में से जो क्रोमियम पदार्थ निकल रहा है, ये क्रोमियम रसायन के रूप में उसके अंदर रहता है, रहने के साथ ही जीवजात को प्रभावित करता है। बायोटा की यदि हम बात करें तो विश्व की 2 प्रकार की डॉल्फिन जो अन्य क्षेत्रों में लगभग विलुप्त हो गई है, विश्व में ये चीजें विलुप्त हो गई है, लेकिन हमारे गंगा नदी के अंदर ये डॉल्फिन अभी भी जीवित है। एक फ्रेश वाटर की शार्क पाई जाती है जो अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती। फ्रेश वाटर शार्क जो केवल भारत के अंदर गंगा नदी में पाई जाती है, ये अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती, ये भी हमें गंगा नदी में देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि आप पानी के साथ कुछ भी छेड़खानी कर रहे हैं या उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसकी जो, मान लीजिए गंगा नदी के पानी को हम पीते भी हैं, अब यदि मान लीजिए प्रदूषित है तो फिर हम भी प्रदूषित हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इसी के अंदर यदि मैं बात करूं तो
कुछ लोगों का दावा है कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज होता है जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। फलस्वरूप ऐसा भी कहते हैं कि गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो यदि आप उसके अंदर पॉल्यूशन फैलाएंगे तो जो इसकी मूल प्रॉपर्टी है वो मूल प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगी। अब बात आती है गंगा एक्शन प्लान की। अभी तक गंगा नदी को सही करने के लिए क्या क्या हो चुका है, क्या चल रहा है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1984 में हुई थी, लेकिन ये अधिकृत रूप से 1985 में चालू हुआ। GAP गंगा एक्शन प्लान। बाद में इसका नाम केंद्रीय गंगा प्राधिकरण भी कर दिया गया था। भाई चूंकि ये गंगा से रिलेटेड है तो इसका नाम रख दिया केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। फिर इस पर और काम हुआ तो और काम के दौरान इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। इसके अंतर्गत मूल रूप से गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाना था कि किस प्रकार से गंगा स्वच्छ बन सके, गंगा को निर्मल बनाया सके। इसके लिए उन्होंने कई प्रोजेक्ट चालू किए, जिसमें एक था सीवर लाइन का। सीवर लाइन के संदर्भ में इस प्लान के तहत क्या क्या काम हुए वो मैं आपसे एक बार चर्चा करता हूँ। सीवरेज की जो मैंने बताया, जैसे कानपुर के अंदर, बनारस के अंदर जो सीवरेज जिसमें आके खुल रहे थे, उन सीवरेज को बंद करके उनका ट्रीटमेंट किया गया। वैकल्पिक जो रास्ता था, उस सीवरेज की जो ओपनिंग थी उसको वहां से रोककर पहले संयंत्र के अंदर डाला गया, जहां जल उपचार संयंत्र, वाटर ट्रीटमेंट सेंटर जो होता है, उसमें उसको उपचारित करके फिर उसको कम प्रदूषित रूप में कन्वर्ट करने का काम किया गया। दूसरा था फैक्ट्री का, कि जो फैक्ट्री आइडेंटिफाई की गई कि भाई ये फैक्ट्रियां गंगा नदी को ज़्यादा प्रदूषित कर रही है, तो ज़्यादा प्रदूषित करने वाली नदियों को आइडेंटिफाई करके उनके प्रदूषण के लेवल को कम किया गया। तीसरा था उन्नत शवदाहगृह। उन्नत शवदाहगृह आपने पढ़ा होगा, आजकल इलेक्ट्रिक वाला दाहगृह चालू हो गया है, जिसमें आप बॉडी को उसके अंदर डालेंगे और उसमें बिजली से इतनी हीट होती है कि वो लाश वहीं पर जल जाती है और उसमें रात तक भी नहीं बचती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार मणिकर्णिका घाट के अंदर लाशों को जलाया जाता है, चिताओं को जलाया जाता है। तो लकड़ी, कोयला, राख प्लस अधजली लाशें, इन सभी चीज़ों से बचकर सीधा आप उन्नत शवदाहगृह के अंदर इस चीज़ को लाएंगे तो अपना जो काम है वो बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है घाटों का निर्माण करना। जहाँ भी भूमि का इरोजन हो रहा है उस जगह पर घाट बनाकर मृदा को कम से कम नदी में मिलने से रोका जा रहा है। नेक्स्ट है प्रदूषक उद्योगों के अपशिष्ट का उपचार। जो भी हमको लग रहा है कि ऐसा पॉल्यूटेंट फैला रहा है, उस पॉल्यूटेंट को वहाँ पे कम से कम करने के बाद में इस चीज़ को रोका जा सकता है। गंगा एक्शन का वर्तमान स्वरूप, आपको ध्यान होगा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने अपने बनारस के चुनाव के दौरान ये बात कही थी कि मैं गंगा को स्वच्छ करके रहूंगा। क्लीन गंगा का ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया। इसी के अंदर वर्तमान में गंगा नदी में काफ़ी कुछ काम हो रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में जिस टारगेट को लेकर ये प्लान तैयार किए जा रहे हैं वो हमको प्राप्त हो जाए। इसी की एक घटना के बारे में बताना चाहूँगा। अभी लॉकडाउन पीरियड में, जैसे आपको पता है कोविड-19 चल रहा है हमारा, तो लॉकडाउन के पीरियड में 3 महीने तक जब सारे कल कारखाने बंद कर दिए गए, पर्यटन बंद कर दिया गया, तो इसके बावजूद गंगा का पानी बिल्कुल स्वच्छ देखा गया। पहली बार गंगा को इतना साफ सुथरा देखा गया। इसकी बाकी मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, सभी चैनलों पर यह बात बहुत गंभीरता से प्रकाशित की गई कि किस प्रकार से लॉकडाउन के अंदर गंगा को अपने मूल स्वरूप में, जो उसका प्राकृतिक स्वरूप है, उसके अंदर देखा गया। कहने का मतलब ये है कि मानवीय हस्तक्षेपों के कारण गंगा नदी जो अपनी प्राकृतिक छटा रखती थी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लेकिन यदि अब जो प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे क्लीन गंगा है, इन प्रयासों को यदि किया जाए और इन बताए गए ट्रीटमेंटों को यदि हम देखें तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमको हमारी गंगा पुनः उसी स्थिति में मिल जाए। मेरे आज के अध्याय में मैं इतनी बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।